नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूबाई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हमारा यूएचओ समाचार होता है, यूएचओ न्यूज़लेटर शुक्रवार को। तो आज के 4 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है, एक बहुत बड़ा स्टडी पब्लिश हुआ है लैंसेट में, जिसमें बोला है कि बच्चों को, चिल्ड्रन को अगर दोबारा कोविड इन्फेक्शन हो तो उनमें लॉन्ग कोविड का भी पोस्ट एक्यूट सीक्वेले ऑफ कोविड PASC ऐसा लंबा नाम दिया, क्योंकि लॉन्ग कोविड सुन सुन के लोगों के कान पक गए थे। तो अभी एक नया पोस्ट एक्यूट सीक्वेली माने कोविड री इन्फेक्शन के बाद कई टाइप के बीमारियां हो सकती है बच्चों में। तो स्टडी का मुद्दा ये है कि बच्चों में भी टीका लगना चाहिए अभी भी कोविड वैक्सीन का। ये अमेरिकन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि रॉबर्ट एफ कैनेडी ने जिसमें रोक लगाया है। तो ये पहला, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे कि उसके आगे पीछे क्या लक्ष्य है। ये एक स्टडी के बारे में हम आज बात करेंगे, लॉन्ग कोविड इन चिल्ड्रन री इन्फेक्शन। दूसरा मुद्दा है आज हमारा, एक तरफ ये स्टडी है, दूसरे तरफ एक साउथ कोरिया में बहुत बड़ा स्टडी पब्लिश हुआ है। 8 मिलियन के ऊपर डेटा लोगों के डेटा सेट में है कि कोविड के टीका लगने के 1 साल बाद कैंसर के रेट्स बढ़ गए हैं जिनमें टीका लगा है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि वैक्सीन को सपोर्ट करने के लिए एक स्टडी है, वो भी बच्चों को वैक्सीन सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा है कि दुष्प्रभाव के बारे में बता रहे हैं कि कैंसर रेट्स बढ़ गए। ये दूसरा मुद्दा है। और इसी से मिलता जुलता तीसरा मुद्दा यह है कि डॉक्टर असीम मल्होत्रा है, जो कि वर्ल्ड फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है यूके के और हमारे यूएचओ से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कुछ भाषण दिया था थोड़े दिन पहले कि रॉयल फैमिली में कुछ कैंसर हुए हैं और हो सकता है उसका कोविड के टीके से कुछ संबंध हो। तो उसके अगेंस्ट काफी कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं। जो हेल्थ सेक्रेटरी है यूके के, उन्होंने बोला है कि ये पॉइजनस मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। तो डॉक्टर असीम उनके अगेंस्ट मानहानि का केस करने की सोच रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा मुद्दा है। हालांकि उन्होंने जो बताए थे कि कैंसर के साथ जुड़ा हो सकता है, वैक्सीन और कैंसर का संबंध हो सकता है, वो कोई बड़ा एक कैंसर स्पेशलिस्ट है, यूके के ही है, डॉक्टर प्रोफेसर एंगस डगलिस, जो कि प्रोफेसर एमेरिटस है। उन्होंने ये सबूत दिया था डॉक्टर असीम को, डॉक्टर असीम ने उनको कोट किया था। तो ये तीसरा मुद्दा रहेगा हमारा, उसके बारे में थोड़ा हम बातचीत करेंगे। चौथा मुद्दा है कि अभी हमारे क्राइम ब्रांच अहमदाबाद में, गुजरात में क्राइम ब्रांच ने कोई क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CRO क्या होते हैं, आजकल आउटसोर्स कर देते हैं। जो भी ड्रग ट्रायल्स होते हैं, नए ये होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ड्रग के, ये आउटसोर्स कर देते हैं। ये कुछ क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो ड्रग ट्रायल कराते हैं, उन लोग काफी गलत काम कर रहे थे। उन लोग अनएथिकल काम कर रहे थे, नैतिकता को तोड़ रहे थे और लोगों को जबरदस्ती ट्रायल में ला रहे थे। उनको 20,000 30,000 का रकम देके ला रहे थे और उनको बता भी नहीं रहे थे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं ड्रग्स के ट्रायल में, और उसको फॉलो अप नहीं कर रहे। तो ये हमारे 4 मुद्दे हैं। ऐसे ये बहुत ही ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, चारों मुद्दे। तो हम पहले मुद्दे पे आते हैं कि लैंसेट स्टडी, एक लॉन्ग कोविड इन चिल्ड्रन, एक लैंसेट में पब्लिश किया है ये स्टडी। दैट लार्ज इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, उन्होंने बहुत बड़ा डेटाबेस, करीब 4 लाख से ज्यादा बच्चों का ये डेटाबेस किया है। और उन्होंने बोला है कि इनमें जो बच्चों में दोबारा इन्फेक्शन होता है, एक बार कोविड से रिकवर करके और दोबारा जब इन्फेक्शन होता है तो उनको तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। उसमें मायोकार्डाइटिस भी डाल दिया है, किडनी डिजीज डाल दिया है, स्ट्रोक डाल दिया है, हार्ट बीट, धड़कन, दिल की धड़कन गलत, इसमें एक्स्ट्रा एरिथमिया जिसको कहते हैं कि धड़कन टाइम से नहीं आना या ज़्यादा धड़कना, दिल धड़कना, किडनी डिजीज, इरेगुलर हार्ट बीट्स, एबनॉर्मल लिवर के भी फंक्शन टेस्ट हो जाएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट भी एबनॉर्मल हो जाएंगे, लिवर की बीमारी के भी ऊपर ये पॉट्स, पोस्चरल और ऑर्थोस्टैटिक टेकिकार्डिया सिंड्रोम, बहुत जोर जोर से हार्ट बीट होता है जिसमें, मेंटल डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियो वाले, मैंने ऐसा कोई बीमारी नहीं छोड़ा। जो ये कहना चाहते हैं कि बच्चों में अगर कोविड दोबारा हो जाए तो
माने एक बार कोविड होने के बाद री इन्फेक्शन होगा तो ये दोबारा हो जाए, जितना भी बीमारी है सब ये डाल दिया है। तो हमको थोड़ा इस बारे में ये है कि ये स्टडी का मकसद क्या है। देखिए, ये स्टडी करना, ये स्टडी में कितना ये हो सकता है कि ऑथर, क्योंकि हमारे जो पहले शोध हुए थे कि जैसे ये वाला स्टडी पहले हो चुका है महामारी के दौरान, कि चिल्ड्रन में हमने देखा महामारी के दौरान उनमें कोविड बहुत हल्का होता था, बहुत ही हल्का होता था, और उसका बायोलॉजिकल रीजन भी था कि ये ACE2 रिसेप्टर्स उनमें बहुत कम होते थे, तो ये वायरस ACE2 रिसेप्टर्स में पकड़ता था। तो जब उनके रिसेप्टर ही कम है बच्चों में, इसीलिए बच्चों को ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। तो ये स्टडी के बुनियादी इसके अगेंस्ट जा रहा है ये स्टडी। दूसरा है कि जो ये भी शोध आ गए थे कि एक बार जब इन्फेक्शन होता है और वो दूसरे बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। जो एक बार रिकवर हो जाते हैं 13 गुना ज़्यादा उनको नेचुरल इन्फेक्शन से उनको रोबस्ट ये मिलता है। क्योंकि ये स्टडी जो किए थे ना, ये वाला अभी आपको जो दिख रहा है स्क्रीन में, ये लैंडसेट में अभी थोड़े दिन पहले ही छपा है। ये स्टडी बोलता है, ये स्टडी ऐसा करके बताया कि बच्चों में इतने तरह तरह की बीमारी हो सकते हैं अगर दोबारा हो जाए तो। इस एंड में ऑथर ने रिकमेंड किया है कि इसीलिए बच्चों में भी कोविड वैक्सीन देना चाहिए। अमेरिकन CDC का पहले जो रिकमेंडेशन था कि 6 महीने से कोविड वैक्सीन बच्चों में लगना चाहिए। ये मतलब कहीं से इसका लॉजिक नहीं आ रहा है, पर अभी ये स्टडी में उन लोग बताना चाहते हैं। अभी पहले से उन्होंने पॉलिसी बना दिया कि वैक्सीन, अब उसके लिए ये ऐसे बड़े बड़े स्टडी पब्लिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर जो हेल्थ सेक्रेटरी है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये रिकमेंडेशन में पॉज लगा दिया था कि 6 महीने बच्चों को व्हाट डू द फैक्ट से अबाउट रिस्क। क्योंकि पहले अभी हमने जैसे बताया, पहले आ गए थे शोध, बच्चों में कोविड का ज़्यादा प्रभाव होता ही नहीं है, और वैक्सीन के रिस्क तो एस्टेब्लिश हो रहे हैं। अभी मायोकार्डाइटिस बच्चों में हो रहे हैं कोविड वैक्सीन से, दूसरे दुष्प्रभाव हो रहे हैं। तो अभी हमको ये लगता है कि ये जो स्टडी है इसका जो मकसद ये है कि 2-3 चीजें इससे हो जाएगा। एक तो रिकमेंड कर रहे हैं, और क्योंकि जो इनके अगेंस्ट पूरा जो लॉबी है, फार्मा लॉबी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है ऑन द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, उनका पीडियाट्रिक्स बॉडी है, और अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, ये दोनों ने मिलकर रॉबर्ट F कैनेडी के अगेंस्ट कोर्ट में केस करने की सोच रहे हैं। APHA और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स दोनों इनके अगेंस्ट कर रहे हैं कि इन्होंने जो रोका है वैक्सीन रिकमेंडेशन, उससे बच्चों को हानि होगा। और ये स्टडी का जो ऑथर है, उसके जो ऑथर के काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एस्ट्राजेनेका में के साथ उसका ये है एसोसिएशन है, जो ऑथर है जिलियट के साथ है, मर्क के साथ है, कई फार्मा कंपनी के साथ उनका एसोसिएशन है। और ये जो बड़ा स्टडी जो लैंडसेट में किया है, ये स्टडी NIH फंडेड स्टडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ फंडेड रिकवर स्टडी है। ये स्टडी कब फंड हुआ था? जब इसके पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, और उस टाइम एंथनी फॉची और दूसरे उसके जो साथी थे उनके, और NIH वाज स्ट्रांगली अंडर द कंट्रोल ऑफ फार्मा लॉबी। तो ये सब बैकग्राउंड देखते हुए ये स्टडी इंडिपेंडेंट स्टडी नहीं है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इस स्टडी का फिर से ऐसे स्टडीज होने चाहिए विथ बाय रिसर्चर्स जिनको कोई फंडिंग ना हो फार्मा से, और जो इंडिपेंडेंट हो। तो ये एक स्टडी है। और दूसरा एक स्टडी आया है, देखिए एक तरफ ये एक स्टडी है जो कि प्रमोट कर रहा है कि बच्चों में वैक्सीन लेना चाहिए, और इसका एक और मकसद क्या है, इस स्टडी का नियत क्या है? हमको जो लगता है, एक नियत ये है कि अभी आ रहे हैं कि टीके के दुष्प्रभाव आ रहे हैं। टीके के दुष्प्रभाव में मायोकार्डाइटिस आ रहे हैं, हार्ट में जो इन्फ्लेमेशन होता है, स्ट्रोक्स आ रहे हैं, पर्टिकुलरली बच्चों में मायोकार्डाइटिस वगैरह, और तरह तरह के बीमारी दुष्प्रभाव टीके से आ रहे हैं। तो अभी इस स्टडी में क्या बताना चाहते हैं कि री इन्फेक्शन से ये सब चीजें हो रही, मतलब अभी कोई भी बच्चे को अगर सडन हार्ट अटैक हो जाता है या मायोकार्डाइटिस होता, तो वो नजर आपका
टीके के ऊपर नजर नहीं रखना चाहते हैं। वो एक प्रकार से छुपा रहे हैं कि वो, ये देखिए वैक्सीन इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होता है, ये नेचुरल इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, वैक्सीन इम्यूनिटी वैसे। तो इनका ये है कि वैक्सीन दे दो आप दोबारा, अगर वैक्सीन से दुष्प्रभाव होगा तो इस स्टडी ऐसे बता रहे हैं कि वो वैक्सीन का दुष्प्रभाव नहीं है, वो रीइंफेक्शन का दुष्प्रभाव है। और एक ये जो स्टडी लैंसेट में जो स्टडी किया था, 4 लाख का जो डेटा लिया है इन्होंने, और उनको डेटा से इन्होंने एनालिसिस किया है, इन्होंने वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड का भी इंफॉर्मेशन लिया है। पर आश्चर्य की बात है, एनालिसिस में इन्होंने कंपेयर नहीं किया कि वैक्सीनेटेड के अनवैक्सीनेटेड और लॉन्ग टर्म फॉलोअप। तो ये इसलिए और हमको फिक्र होता है कि ये स्टडी के जो पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि on one side promote the vaccine and the other side cover the side effects of the vaccine, अगर इस स्टडी को देखा जाए तो। और इसमें क्योंकि किस टाइम का, इसका टाइमिंग क्या है, टाइमिंग ये है कि जब रॉबर्ट एफ कैनेडी ने के अगेंस्ट इन लोग पुश बैक कर रहे हैं, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स और अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन। तो ये हमारा पहला मुद्दा था। तो हम चाहते हैं कि इसका फिर से इंडिपेंडेंट स्टडीज हो, और हमारा जैसे इंडिया जैसे बड़े बड़े कंट्रीज है, इतने बड़ा डिजिटल डिविडेंड है, हमको क्यों नहीं हम इस टाइप का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट कोई है ही नहीं अभी हमको लगता है। जो गवर्नमेंट के भी रिसर्चर्स है उनके भी काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है, तो हो सकता है इसलिए कोई इंडिपेंडेंट स्टडी करना नहीं चाहता है। दूसरा एक इंडिपेंडेंट स्टडी हुआ है, कहाँ पे हुआ है, साउथ कोरिया में हुआ है। साउथ कोरिया में जो इंडिपेंडेंट स्टडी है वो फिकर वाला है। साउथ इंडियन का जो इंडिपेंडेंट स्टडी में उन्होंने 1 साल बाद, वैक्सीन रोल आउट के 1 साल बाद उन्होंने देखा कि कैंसर का रिस्क बढ़ गया है। तो ये स्टडी में जो ऑथर है, ये ऑथर का कोई फार्मा लिंक नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो जो इंडिपेंडेंट, ये देखिए ये है, ये उनका डेली मेल में आया, 1 ईयर रिस्क, ये वाला स्टडी है, 1 ईयर रिस्क ऑफ कैंसर एसोसिएटेड विद कोविड-19 एट लार्ज पॉपुलेशन बेस्ड कोहॉर्ट स्टडी इन साउथ कोरिया। ये साउथ कोरिया का स्टडी अभी पब्लिश हुआ है। एक तरफ लैंसेट में स्टडी पब्लिश हुआ है जो कहता है कि बच्चों को वैक्सीन दो, दूसरी तरफ साउथ कोरिया का 8 मिलियन पे किया है, लैंसेट ने 4 लाख पे किया है, तो ये 8 मिलियन के ऊपर डेटा सेट पे एनालिसिस किया है। और 1 ईयर कैंसर रिस्क ऑफ कैंसर एसोसिएटेड विद कोविड-19 वैक्सीनेशन लार्ज पॉपुलेशन बेड। तो इन्होंने पाया है कि 1 साल बाद जिन लोगों ने वैक्सीन लिया था उनमें कई गुना कैंसर रिस्क बढ़ गया है कंपेयर टू जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है। तो ये देखिएगा, और इस स्टडी में कोई फार्मा इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो ये इसमें इंडिपेंडेंट रिसर्चर बता रहे हैं कि कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है, और जो फार्मा वाले बता रहे हैं कि नहीं, इन्फेक्शन से बीमारियां होने के ज्यादा चांसेस है, वैक्सीन के बारे में बात ही नहीं कर रहे। और ऐसा किया है कि वैक्सीन के जितने जितने दुष्प्रभाव आए हैं सामने, वो सब कवर कर दिया है कि रीइंफेक्शन से हो रहा है। अब ये देखने वाली बात है, ऐसे करके दूध का दूध पानी का पानी पता चलता है। तो हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट रिसर्च और होने चाहिए साउथ कोरिया में जैसे हुआ। और तीसरा इसी से लिंक्ड है, हमारे डॉक्टर असीम मल्होत्रा है, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कुछ कंट्रोवर्सी में आ गए। डॉक्टर असीम मल्होत्रा ये यूके के लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट है, वर्ल्ड फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है। इन्होंने पहले तो ये वैक्सीन प्रमोट करते थे, पर बाद में उनको जैसे जैसे उन्होंने देखे, रिजल्ट्स देखे, वो कन्विंस हो गए कि साइड इफेक्ट्स बहुत हो रहे हैं कोविड वैक्सीन से, और वो वैक्सीन के अगेंस्ट वो कहने लगे कि इसमें रिसर्च होना चाहिए और वैक्सीन को पॉज करना चाहिए। ये पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, हमारे इंडिया में भी आए थे, हमारे यूएचओ के लॉन्च में भी आए थे 2 साल पहले दिल्ली में। और ये हर जगह ये बता रहे हैं कि डेटा के साथ बता रहे हैं। तो इन्होंने एक बीच में वही एड्रेस किया था, लार्ज गैदरिंग, डॉक्टर असीम मल्होत्रा ने यूके में। वहाँ पे उन्होंने शायद अपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि अभी रॉयल फैमिली में कुछ लोगों को कैंसर हुए हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम का जो रॉयल फैमिली है, उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि कोविड वैक्सीन के साथ उसका लिंक हो। और उनको ये बात किसने कहा था, एक प्रोफेसर एंगस डगलिस है, वो यूके के बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट है।
प्रोफेसर एमेरिटस है, तो डॉक्टर असीम मल्होत्रा ने उनको कोट करके बोला था। तो उनके अगेंस्ट क्या है कि जो हेल्थ सेक्रेटरी है, ये दाहिने तरफ जो यूके के जो हेल्थ सेक्रेटरी है, उन्होंने बताया कि जो डॉक्टर असीम मल्होत्रा है पॉइजनस लाइस, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, जहरीला मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, ये स्टेटमेंट दिया था यूके के सेक्रेटरी ने मीडिया में। तो इसके अगेंस्ट प्रोफेसर जो डॉक्टर असीम मल्होत्रा है, ये इनको अगेंस्ट मानहानि का केस करने का सोच रहे हैं। तो ये बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि ये है प्रोफेसर एंगस डगलिस, जिनको कोट किया था डॉक्टर असीम मल्होत्रा ने, और इनके पास पूरा डेटा है कैसे जिन लोगों ने टीके लिए हैं, पर्टिकुलरली सेकेंड डोज, थर्ड डोज हुआ, उनको कैंसर दब गया था, वो टर्बो कैंसर कैसे ऊपर आ रहे हैं। तो इनको उन्होंने, डॉक्टर असीम मल्होत्रा तो कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर असीम मल्होत्रा ने डॉक्टर एंगस डगलिस के अगेंस्ट को कोट किया था। डॉक्टर एंगस डगलिस के बताया था कि इनसे ये इंफॉर्मेशन मिला है, और अब अभी अटैक किस पे कर रहे हैं, असीम मल्होत्रा पे कर रहे हैं, क्योंकि एंगस डगलिस बहुत बड़े हैसियत के कैंसर स्पेशलिस्ट है और उनको शायद कोई अटैक नहीं कर सकता है। पर असीम मल्होत्रा भी पीछे नहीं हट रहे हैं। असीम मल्होत्रा भी बोल रहे हैं कि हम इनके अगेंस्ट केस करेंगे मानहानि का, और हम बात करने को तैयार है। वो कहते हैं इनके साथ बैठ के हम बात करने को तैयार हैं, अगर ये अपना स्टेटमेंट वापस लेते हैं ठीक है, नहीं तो हम इनके अगेंस्ट केस करेंगे। और ये अगर हम साउथ कोरिया का स्टडी देखें, अभी इसके पहले हमने साउथ कोरिया का देखे, तो बात में थोड़ा कुछ तो जांच होना चाहिए। देखिए 1 ईयर कैंसर रिस्क बड़ा 8 मिलियन का डेटा सेट बताता है कि कैंसर रिस्क बढ़ रहा है, और तो इसके ऊपर इंडिपेंडेंट रिसर्च होना चाहिए। जो अभी जितने लैंडसेट में अभी हम देख रहे हैं, जितने पेपर्स छप रहे हैं लैंडसेट में, सब फार्मा के साथ जितने ऑथर्स हैं, उनमें से कोई ना कोई ऑथर का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स होता है फार्मा के साथ। और NIH का भी पहले लिंक था, और अभी रॉबर्ट एफ कैनेडी ने कई मेंबर्स को NIH के चेंज किया है, कई को फायर किया है, और CDC में कईयों को फायर किया है। इसीलिए अभी उन लोग तो सब साइंटिस्ट लोग तो एसोसिएटेड है, इसलिए अभी जितने साइंटिस्ट है वो पेपर वगैरह जैसे तैसे डेटा को एनालाइज करके पेपर बना रहे हैं, और बता रहे हैं कि वैक्सीन से प्रोटेक्शन है, बच्चे को भी वैक्सीन देना चाहिए। और इस टाइप के जो दुष्प्रभाव है या कैंसर हो रहा है, ये दूसरे कंट्रीज से आ रहे हैं, साउथ कोरिया वगैरह दूसरे कंट्रीज से आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में अभी भी फार्मा लॉबी बहुत स्ट्रांग है। तो ये हमारे ये था मुद्दा था। तीसरा आखिरी मुद्दा भी बहुत हमारे लिए बहुत चिंता वाला है। देखिए ये सब तो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जितने भी स्टडीज हो रहे हैं उसमें फार्मा बहुत है। और अभी एक न्यूज आइटम ये है 10 अक्टूबर का ही है कि बैड क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्कैनर ड्रग ट्रायल लैप्सेस। गुजरात में अहमदाबाद में से न्यूज आया है कि कई क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रायल वगैरह कराते हैं, नए दवाइयाँ आते हैं, नए टीका आते हैं, उसके ट्रायल होते हैं, तो उस ट्रायल में जो लोग को भर्ती कर रहे हैं, ट्रायल में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको दबाव दे के भर्ती किया जा रहा है, पैसा दे के भर्ती किया जा रहा है। बड़े बड़े एजेंट्स हैं जो उनको पकड़ के लाते हैं और जबरदस्ती ट्रायल में पैसा दे के, गरीबी है, 20-20 हजार, 30-30 हजार, 40-40 हजार पैसा देके इनको ट्रायल में लाते हैं। मतलब जबकि इतना पैसा देना अनएथिकल है, अनैतिक है, क्योंकि उससे आप उसका इंडिपेंडेंट गरीबी का आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और ट्रायल में उनको कंसेंट भी ठीक से नहीं लेते हैं, उनको कंसेंट में बताते नहीं है कि ये जो ट्रायल है ये दवाई का साइड इफेक्ट क्या होगा, और उनको फॉलो अप भी नहीं कर रहे हैं, वो फॉलो अप भी नहीं कर रहे हैं, और साइड इफेक्ट क्या हो रहा फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, उनको अगर कुछ साइड इफेक्ट हो रहा उसको इनकार कर रहे हैं। ये किसने पकड़ा है? क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा है। बताइए, अभी जो मेडिकल प्रोफेशन इतना नोबेल होता था, वो ट्रायल होता है जिसके ऊपर ड्रग पास होता है, उससे फिर लार्ज पॉपुलेशन को दिया, यह कितना हानिकारक हो सकता है जनता के लिए। और अब देखिए, अभी हमारे देश में कफ सिरप से कितने मासूम बच्चे का डेथ हो गया।
तो अगर ऐसा माहौल है कि जो नया दवाई का भी ट्रायल जबरदस्ती हो रहा है, जो इतने कुछ अनएथिकल काम कर सकते हैं कि, और एक ने तो ये भी बताया, एक एजेंट है, बोला मैं तो 40 ट्रायल में पार्ट लिया हूँ, 40 ट्रायल में इकट्ठे पार्ट लिया हूँ, और दूसरे को भी मैं, लोगों को एक एक डजन, कई कई 20-30 लोगों को मैंने भर्ती किया है। ऐसे करके जबरदस्ती कर रहे हैं, गरीबी का फायदा उठा रहे हैं। जो लोग ऐसे करके ट्रायल कर सकते हैं तो वो कैसे भी ट्रायल कर सकते हैं। हम क्या ऐसे ट्रायल के रिजल्ट में भरोसा कर सकते हैं? और अभी हमारे यहाँ लोग, बच्चों का डेथ हो रहा है जो कि दवाई, सबस्टैंडर्ड दवाई के, नए दवाई के सबस्टैंडर्ड ट्रायल में अगर ऐसे होंगे, हर ट्रायल का एथिकल कमेटी होता है, एथिकल कमेटी का काम होता है ट्रायल को मॉनिटर करें, ट्रायल को मॉनिटर करें, बीच बीच में देखें। अभी मॉनिटर कौन कर रहा है? पुलिस कर रहा है। अभी ये दिन आ गए हैं कि हम लोगों को, पुलिस में पहले कम भरोसा होता था, अभी मेडिकल फील्ड में लोगों को कम भरोसा होगा कि पुलिस वाले मेडिकल वाले को पकड़ रहे हैं जो गलत तरीके से ट्रायल कर रहे हैं। तो ये बहुत सोचने का बात है कि हमारा जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ट्रायल्स में ही एस्टेब्लिश होता है, ट्रायल में ही अगर इतनी गलतियां होंगी, पहले हमारे यहाँ पहले भी हो चुका है, जबकि एचपीवी वैक्सीन में कितने बच्चे मर गए थे 2009 को, गुजरात में ही हुआ था। उस टाइम पे गुजरात और तमिलनाडु में हुआ था। 23,000 बच्चे में 7 बच्चे का देहांत हो गया था एचपीवी ट्रायल के दौरान। उस टाइम भी पूरा दबाने की कोशिश की है, और इतने सालों बाद अभी भी यही हालत है कि ये न्यूज आइटम आ रहा है कि क्राइम ब्रांच ने छापा मारा और ट्रायल में गलत तरीके से ट्रायल किए जा रहे हैं। तो ये भी हम, ये कुछ लोगों को ये सब में आवाज उठाना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारे को ड्रग सेफ्टी हमको चाहिए। खाली मुनाफा में हमारा सेफ्टी, और बाद में क्या है कि डॉक्टर को पकड़ लेते हैं। डॉक्टर क्या करेगा बेचारा, जब मैन्युफैक्चरर ही ऐसे कर रहे हैं या रिसर्चर्स ही ऐसे ही कर रहे हैं, ट्रायल लोग, रिसर्चर्स लोग करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं आजकल ट्रायल। पहले क्या यूनिवर्सिटी में होता था, डॉक्टर ओवरसी करता था, अभी क्या आउटसोर्स कर देते हैं। नाम कोई इसका रहेगा, कोई रिसर्चर का, पर ये पूरा आउटसोर्स में ये गुंडागर्दी हो रहा है एक प्रकार से। तो ये आप लोग हो सकते हैं, ये न्यूज आइटम है, आप देख सकते हैं पब्लिक डोमेन में। तो आज के समाचार में इतना ही था। धन्यवाद। आपको अगर कुछ योगदान करना है यूएचओ को तो आप कर सकते हैं। हमारा एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कोई भी फार्मा से हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, हमारा कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं है, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं आप लोग के योगदान से। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।